हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में सभी का फिर से स्वागत करते हैं। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने देख लिया था एटम अविभाज्य नहीं है, उसमें दो कणों की खोज हम देख चुके हैं। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी और गोल्डस्टेन ने प्रोटॉन की खोज कर दी। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब उसके बाद सिनारियो कुछ इस तरह से रहा होगा कि दो कणों की खोज हो जाने के बाद सभी साइंटिस्ट एकत्रित हुए होंगे और एटॉमिक मास पर चर्चा हो रही है। सीन पर जरा गौर करिएगा और ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एक बड़ा सा हॉल लिए होंगे, सब साइंटिस्ट आए होंगे। थॉमसन जी रहे होंगे, गोल्डस्टेन रहे होंगे, मोसले रहे होंगे और क्रूक्स रहे होंगे, प्लकनर रहे होंगे, जो नील्स बोहर रहे होंगे। उस समय के सारे साइंटिस्ट एकत्रित हुए होंगे और इकट्ठा होकर के अब विचार कर रहे होंगे कि दो कण एटम के अंदर खोजे जा चुके हैं, तो एक एटम का मास क्या होना चाहिए। एटम की मास की गणना हम कैसे करें। तो एटॉमिक मास पर चर्चा हो रही है, सारे साइंटिस्ट बैठे हैं। तो वहाँ सबसे पहले पूछा गया होगा थॉमसन जी को, सर बताइए, क्योंकि आपने सबसे पहले एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की खोज की, तो आपके हिसाब से एटम का मास क्या होना चाहिए। तो थॉमसन जी बोले कि भाई मेरा जो पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, वो तो नेग्लिजिबल मास का है, तो एटॉमिक मास में मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉन का कोई योगदान नहीं होता होगा, तो इसमें उसका कोई रोल शायद नहीं होगा। उसी समय गोल्डस्टेन भी किनारे में थे, बोले सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। यस बोलिए सर। तो सर, मैंने जो प्रोटॉन नाम के कण की खोज की है उसका एटॉमिक मास 1.007 AMU है, अप्रॉक्सीमेट 1 AMU। तो मुझे लगता है एटम का जो मास है वो हम प्रोटॉन के मास के बराबर होना चाहिए। जितने प्रोटॉन उस एटम में हैं उन सभी प्रोटॉन के मास को जोड़ने पर जो मास आता है वही होना चाहिए। ओके, सही बोल रहे हैं। लेट्स चेक की होंगी हाइड्रोजन का मास चेक की होंगी, क्योंकि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, ये उस समय तक सबको पता चल चुका था। और बेसिकली कोई भी एटम न्यूट्रल होता है, क्योंकि उतने ही प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन है, ये जानकारी सबको हो चुकी थी। तो बोले सर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है हाइड्रोजन में, तो उसका मास जो है वो 1 AMU होना चाहिए प्रोटॉन के मास के बराबर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो लगभग 0 है, नेग्लिजिबल है। तो ठीक है बोले होंगे, थ्योरेटिकली इस तरह से कैलकुलेशन अपना दिमाग में किए और उसके बाद उसका वेइंग मशीन लाए होंगे तौलने का। कहने का मतलब जो कार्बन 12 के 1/12वें भाग से कंपेयर करते हुए उसको देख रहे थे, तो कार्बन 12 का एक टुकड़ा मान लो वहाँ पर रख दिया गया, या कोई भी उनका मेथड रहा होगा, हम तो उसको अपने हिसाब से आपको समझा रहे हैं। और उसके बाद रखे होंगे इधर हाइड्रोजन को, इधर रखे होंगे जो उसके AMU का जो यूनिट होगा, कार्बन 12 का एक टुकड़ा यहाँ पे रखे, तो जैसे ही एक AMU यहाँ पे रखे हाइड्रोजन उसके बराबर आ गया। बोले देखिए सर मेरा कहना सही हुआ, एक प्रोटॉन है हाइड्रोजन में, उसका मास हमको मिल रहा है 1 AMU। बोले शाबाश, बहुत अच्छा सर, बिल्कुल वेल डन। तो बोले सभी का इस तरह से हम प्रोटॉन की संख्या से उसका मास हम लोग चेक कर लेते हैं और इसी से हम लोग फिर उसको एटॉमिक मास की गणना कर लेंगे। अब उसके बाद हीलियम को चेक किए। हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर, या उस समय तो एटॉमिक नंबर शायद नाम नहीं भी दिया गया होगा, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पता चल चुका था। तो फिर सोचे कि 2 इलेक्ट्रॉन है 2 प्रोटॉन है, तो दोनों प्रोटॉन का मास होता है 2 AMU, तो इसका वजन भी, इसका द्रव्यमान, इसका भार जो है वो 2 AMU आएगा। फिर लाए होंगे, तौले होंगे, तौल के देखें
इधर हीलियम को रखे, इधर AMU के प्रति यूनिट्स को रखते गए, तो 1 यूनिट रखे ये भारी है, 2 यूनिट रखे अभी भी ये भारी है, उसके बाद 3 यूनिट रखे तो भी भारी है, चौथा यूनिट जब इसमें रखे 4 AMU तब इस बराबर आ गया। बोलिए क्या हो रहा है, इसको तो 2 AMU के बराबर होना चाहिए था, 2 प्रोटॉन है। तो गोल्ड स्टैंड बोलेंगे सर एक बार और चेक कीजिए, दोबारा चेक किए वही आया 4 AMU के बराबर। सर मुझे लगता है ये वेइंग मशीन खराब हो चुका है, शायद ये ठीक गणना नहीं कर रहा है, चलिए 1-2 और एटम के वेट को हम लोग चेक करते हैं। उसके बाद लिए होंगे ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन को देखें, इधर ऑक्सीजन को रखे हैं, इधर 1-1 AMU का वजन रखते गए, तो सोच तो रहे हैं कि 8 प्रोटॉन है तो उसका 8 AMU आना चाहिए, तो 8 रखने के बाद ये भी वजनदार है। 9 रखे वजन है, 10 रखे वजनदार है, आ ही नहीं रहा है, 11 रखे ऊपर आ ही नहीं रहा है, 12, 13, 14, 15, 16 जब रखे तो 16 AMU जब इधर रख दिए तब जा कर के वो बैलेंस हुआ है उनका तराजू। तो बोले ये क्या माजरा है, 16 AMU क्यों आ रहा है, इसका वजन ऑक्सीजन का तो 8 आना चाहिए। सोचे सर ये प्रोटॉन वाला थ्योरी शायद गलत हो रहा है, खाली प्रोटॉन की संख्या से वेट हमेशा ज़्यादा आ रहा है। सभी का चेक करके देखें, कैल्शियम का देखिए 20 होना चाहिए, 40 आ रहा है, सोडियम का 11 होना चाहिए, 23 आ रहा है, क्लोरीन का 35 आ रहा है। तो शायद प्रोटॉन के मास से ही इसका मास नहीं सही है, इसमें कुछ न कुछ मास और है, इसके अंदर कुछ न कुछ और कण होने की संभावना है, हो सकता है। और इस तरह से वह सभा यहीं पे समाप्त की गई। सब लोग अपने अपने घर जा कर के और उस पर एक्सपेरिमेंट करने लगे और उस पर खोज एक्सपेरिमेंट सब अपने अपने लैब में करने लगे। अब देखिए सिनेरियो 2, दूसरी सीन देखिए। उस समय हेनरी बेक्यूरेल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज कर दी थी। मैडम क्यूरी और दूसरे जो साइंटिस्ट थे वो यूरेनियम, रेडियम, पोलोनियम जैसे रेडियो एक्टिव पदार्थ खोज चुके थे, रेडियो एक्टिव तत्व खोज चुके थे। और वहाँ से जो बहुत खतरनाक रेडिएशन निकल रहे थे, अल्फा, बीटा और गामा किरणें, इन खतरनाक किरणों से कैसे हम बचें या इनको कैसे हम रखें, कहाँ पर रखें कि इनके जो निकलने वाली किरणें हैं वो बाहर ना आएं। कुछ साइंटिस्ट इस काम पर लगे हुए थे कि अल्फा, बीटा, गामा किरणों को हम कैसे रोक सकें। देखिए ये बेहद खतरनाक होते हैं। अल्फा किरणें यदि हमारे शरीर पे लग जाएं तो जैसे आग में झुलस जाते हैं, वैसे ऊपरी जो स्किन है पूरी तरह से जल जाएगा। उसका पेनिट्रेट करने की जो क्षमता है थोड़ी कम है, लेकिन स्किन पर पूरा वो चुभते हुए पूरा ऊपरी परत को पूरा जला देगा। बीटा किरणें इससे थोड़ा सा ज़्यादा अंदर तक घुस जाती हैं, हड्डियों तक को डिफेक्ट कर देगा। इसी तरह से गामा किरणें सबसे खतरनाक होते हैं। गामा किरणें तो जैसे ही स्किन पर पड़े, बॉडी पे पड़े, बॉडी तुरंत उसी समय वो कट जाएगा, पिघल जाएगा। जैसे आप लोग देखे होंगे कुछ फिल्मों में बताते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट जो यूनिक ऐतिहासिक कुछ चीज़ें होती हैं या कुछ मोनूमेंट होता है या हीरा आते हैं, तो उसकी सिक्योरिटी के लिए लेज़र किरणें उसमें लगाया जाता है। तो कुछ लेज़र किरणें हानिकारक नहीं होती हैं, उनका भी यूज़ किया जाता है। रेडियो किरणें हो सकते हैं, ये जो मोबाइल तरंगे होते हैं, इनमें से कुछ तरंगे हैं, उनका यूज़ करके भी वहाँ पर सिर्फ सायरन वगैरह को बजाने के लिए यूज़ किया जाता है। और कुछ फिल्मों में, कुछ हॉलीवुड की फिल्मों में आप लोगों ने देखा होगा, कुछ ऐसे तरंगे दिखाते हैं, रेड कलर का ऐसे दिख रहा है और उसमें से बचते हुए कोई उसमें सिपाही या कोई चोरी करने वाले लोग जा रहे हैं और अचानक उस रेस में से ऐसे उनका कोई हिस्सा टकरा जाता है तो वहाँ से पूरा कट के निकल जाता है। या कभी कभी ऐसा 2 रेस ऐसा उसके बॉडी से गुजर जाता है तो बॉडी वहीं से तरबूज की तरह, ककड़ी की तरह 2 टुकड़ा 3 टुकड़ा तुरंत कट जाता है। ऐसे ही होते हैं गामा किरणें, बॉडी को तरबूज और ककड़ी की तरह पूरा तुरंत काट देते हैं, पूरा इस तरह से बेहद ही खतरनाक होते हैं गामा किरणें। तो इन्हीं अल्फा, बीटा और गामा किरणों को कैसे रोका जाए,
इसके खतरे से कैसे बचा जाए, इनको किस प्रकार के बॉक्स में हम रखें, कौन से मेटल यूज़ करें, कौन सा या नॉन मेटल यूज़ करें जिससे इनके अल्फा बीटा गामा किरणें जो हैं रुक सकें। इस पर कुछ साइंटिस्ट लगे हुए थे, ठीक है, जिसमें बैक्यूरेल होंगे या मैडम क्यूरी होंगे, इस तरह से बहुत सारे साइंटिस्ट उस काम में लगे हुए थे। उसी में चैडविक की अल्फा किरणों के सामने में अलग अलग मेटल को ला के रख के देख रहे थे कि क्या इस मेटल से इनको रोका जा सकता है। तो वो क्या देख रहे थे, कॉमन सा फिनोमेना देख रहे थे कि जैसे ही किसी मेटल को लाकर वहाँ रोकते थे, वो किरणें तो रुकती नहीं थी, परंतु उस मेटल से टकराने पर एक छोटा सा पार्टिकल बाहर निकल रहा था। मतलब वो मेटल का नाभिक छोटे टुकड़ों में थोड़ा बट जा रहा था, कुछ एक अलग पार्टिकल निकल के आ रहा था। तो बहुत सारे जब मेटल को जब ला करके चेक किए, तब उनके दिमाग में आया कि ये छोटा पार्टिकल टूट करके अलग क्या हो रहा है, अलग कहाँ, कौन सा मेटल का भाग है या क्यों ऐसा हो रहा है। तो ऐसे करते 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 बेरिलियम पर जब अल्फा किरणों को बौछार करके देखे, इस तरह से किस पर लाया गया, बेरिलियम पर 4 और 9। आज के डेट में हम लिख दे रहे हैं इसका मास 9 है। उस समय मास पता नहीं था, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट से कुछ चीज़ वहाँ से निकल के आई थी, इसलिए हम इसमें लिख दे रहे हैं। तो अब देखिए अल्फा कण क्या है, इसको भी थोड़ा सा बता दूँ मैं। अल्फा कण, अल्फा पार्टिकल एक बहुत ही मैसिव पार्टिकल होता है, बहुत 4 इकाई द्रव्यमान का और 2 इकाई धनावेश वाला एक बहुत ही वजनदार कण होता है। जैसे कैथोड किरण में इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के रूप में होता है जिसका नेग्लिजिबल मास होता है, वैसे ही अल्फा किरण का मतलब है, अल्फा नाम, उसमें भी एक कण है, कणों का समूह है जो तीव्र वेग से गति कर रहा है, और उस कण का द्रव्यमान देखा गया है 4 इकाई होता है और उसमें 2 इकाई धनावेश होता है, जिसको हम हीलियम के बराबर मान जाते हैं और हीलियम लिखते हैं। कैसे उसके बराबर मान लेते हैं भाई, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 2 प्रोटॉन हैं, 4 इकाई द्रव्यमान है, जैसे कि अल्फा कण के द्रव्यमान के बराबर है इसका 4 AMU, ये भी होता है वो भी होता है, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन है। यदि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दिया जाए तो इस पर 2 धनावेश आ जाएगा। तो 2 धनावेश आ जाने के बाद ये पूरी तरह से अल्फा पार्टिकल बन जाता है। तो इसलिए जहाँ भी आप लोग इस तरह से रिएक्शन में आप हीलियम को देखेंगे तो उसका मतलब समझ लेंगे वो अल्फा पार्टिकल है, खास करके न्यूक्लियर रिएक्शन। तो इसको हम लोग यहाँ अल्फा की जगह में लिख देते हैं इस तरीके से, हीलियम को ऐसा लिख दिया गया। अब वापस ध्यान दीजिए किस तरह से हो रहा है। अब यहाँ पर बेरिलियम धातु को सामने में लाया जा रहा है, इधर से अल्फा पार्टिकल उसमें से गुजर रहे हैं। तो जैसे ही अल्फा पार्टिकल इसमें टकराया, टकराने के बाद ये एक्चुअल में न्यूक्लियर रिएक्शन है। तो नाभिक, 2 नाभिक टकरा रहे थे, दोनों नाभिकों को टकराने से कुछ विस्फोट जैसे हुआ होगा और बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई, नाभिकीय विखंडन जिस तरह से बोलते हैं हम लोग, उस तरीके का एक छोटा सा विखंडन है। और इसके विस्फोट से या इसके विखंडन से जो नया नाभिक बना, वो उनको क्या देखने को मिल रहा है कि वो 4 और 2 6 क्रमांक वाला एक कार्बन बना, और जिसका द्रव्यमान कितना निकल के आ रहा है, 12, और एक छोटा सा कण यहां से टूट करके अलग हुआ। इसके साथ में ढेर सारा एनर्जी रिलीज हुआ है, इस तरीके का एनर्जी। तो देखिए कि ये क्या हो रहा है, होना तो चाहिए था इसका 9, 4, 13 द्रव्यमान होना चाहिए था, और यहाँ पर 4, 2, 6 क्रमांक तो ठीक है, लेकिन द्रव्यमान में की कमी। तो यहाँ पर फिर वो क्या किए, पैराफिन वैक्स, कहने मतलब सिंपल शब्दों में कह दूं, मोम का एक सीट या मोम का एक पतली परत रख दी। तो वो क्या हुआ, एनर्जी को तो उधर जाने दिया, परंतु ये जो पार्टिकल छिटक करके टूट करके अलग हो रहे थे, वो पार्टिकल यहाँ पर रुक गए इस तरीके से। तो उस पार्टिकल की फिर उसको जांच किया गया कि ये पार्टिकल क्या है, इसका द्रव्यमान कितना है, इसमें आवेश कितना है।
तो ये पाया गया कि यह एक उदासीन कण था जिस पर कोई चार्ज नहीं था और इसका द्रव्यमान जो था वो 1.008 AMU निकल के आया था, जो कि प्रोटॉन से थोड़ा भारी था। चैडविक जो है वो काम कर रहे थे इस पर, जेम्स चैडविक ये है 1932 की बात है। तो जेम्स चैडविक चेक कर रहे अल्फा बीटा गामा किरणों से बचने के उपाय देख रहे थे कि रेडियो एक्टिव पदार्थों को किस मेटल में हम बंद करें जिससे ये रेडियो एक्टिव रेस बाहर न निकले। लेकिन इस प्रयोग में, इस एक्सपेरिमेंट से उनको एक घटना देखने को मिला कि हर धातु जो है वो एक छोटे से पार्टिकल उसमें से टूट करके निकल रहा था और जिसका आवेश कुछ नहीं था और जिस पर द्रव्यमान देखा गया था 1 AMU का उसका मास निकल के आया था और आवेश कुछ नहीं था, इसलिए उसको इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो इस तरीके से रेडियो एक्टिव किरणों से बचने के उपाय करते हुए चैडविक को एक नया कण प्राप्त हो गया जो कि बेसिकली न्यूट्रल होता है, इसीलिए शायद उसको न्यूट्रॉन नाम दे दिया गया, जिसका द्रव्यमान 1 इकाई से थोड़ा ज़्यादा होता है, थोड़ा भारी कण निकला। इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल मास का है, प्रोटॉन 1 AMU का लगभग है और ये 1 AMU से थोड़ा सा ज़्यादा निकल के आया है। तो इस तरीके से न्यूट्रॉन की खोज हो गई चैडविक के इस प्रयोग से। तो इस तरह से तीसरे कण का खोज हो गया कि कोई भी परमाणु के भीतर अब 3 कण पाए जाते हैं, ये सभी को बताया गया। तो चैडविक भी सभी साइंटिस्ट को बुलाए होंगे, अपना एक्सपेरिमेंट दिखाए होंगे और उसके बाद सभी मिल करके इस न्यूट्रॉन की कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके प्रॉपर्टी, इस पे चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड सब लगा करके देखे होंगे। तो पता चला कि इसमें कोई डेविएशन नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई प्रभाव नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड का कोई प्रभाव नहीं है, कोई चार्ज ही नहीं है, इसलिए वो किसी प्रकार की डेविएट नहीं हो रहा था, कोई विचलित नहीं हो रहा था, कुछ नहीं। अब फिर सभी साइंटिस्ट को जब ये पता चला कि भाई एटम के भीतर 2 कण नहीं है, 3 कण है। कुछ दिन पहले चैडविक ने ये सिद्ध कर दिया, ये प्रमाणित कर दिया अपने एक्सपेरिमेंट में कि एटम के भीतर तीसरा कण भी पाया गया है जो कि न्यूट्रल होता है। तो उसके बाद सब फिर इकट्ठा हुए और बात की, न्यूट्रॉन से पूछे भाई तुम कैसे हमारे पकड़ में नहीं आ रहे थे, हम इतने सारे प्रयोग कर करके देख रहे थे, एटॉमिक मास ज़्यादा आ रहा था, हम चेक करके देख रहे हैं, दुनिया भर के इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड और लगा के देख रहे हैं, तुम पता कैसे नहीं चल रहा था। तो न्यूट्रॉन बताया भाई मैं तो अंदर में बैठा हुआ था एक कोने में मजे से, आप लोग हमेशा जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से चेक करते थे, मेरे में तो कोई चार्ज है नहीं, मुझ पर उसका कोई प्रभाव पड़ता नहीं था, इसलिए आपको पता ही नहीं चलता था कि मैं अंदर कोने में बैठा हूँ मजे से, चने खा रहा हूँ, आम खा रहा हूँ। तो इस तरीके से तीसरे कण की पता जब चल गई तब जा कर के समझ में आया सबको कि हाँ भाई क्यों प्रोटॉन की संख्या से ज़्यादा एटॉमिक मास निकल के आ रहा है। उसके बाद सबको ये रियलाइज हुआ, सबके समझ में आ गया कि एटॉमिक मास प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन का मास भी उसमें ऐड होने पर हमको एटॉमिक मास प्राप्त हो रहा है। न्यूट्रॉन की खोज होने से सबके समझ में आया कि एटॉमिक मास तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास को जोड़ देने पर टोटल उस एटम का मास निकल के आया। तीनों कणों की खोज हुई और डाल्टन का वह सिद्धांत अब पूरी तरह से फेल करार कर दिया गया, पूरी तरह से गलत दे दी गई। तीनों पार्टिकल को एक बार देख लेते हैं, उनमें द्रव्यमान क्या होता है, उनमें चार्ज क्या होता है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा बात आपको बताऊं मैं कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन जब मिल जाए तो क्या हो। एक चार्ट बना लेते हैं, इसको लिखते कुछ इस तरह से हैं। इलेक्ट्रॉन को हम लिखते हैं इस तरह, माइनस इकाई आवेश होता है और 0 इसका मास है, 0 मान लेते हैं नेग्लिजिबल। और उसके बाद प्रोटॉन को हम कुछ इस तरीके से संकेत में करते हैं +1 और ऊपर 1 लिखते हैं, मास 1 AMU होता है। और न्यूट्रॉन की जब पता चला तो इस पर आवेश 0 है और इकाई द्रव्यमान इसका है। तो ये जो नीचे में लिखा जाता है
वो उस पर चार्ज को बताता है। ये इकाई ऋणावेशित चार्ज होता है, इसमें इकाई धनावेश होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। और ऊपर में जो लिखा गया है द्रव्यमान है, अप्रॉक्सीमेट द्रव्यमान जो हम लोग कैलकुलेशन में यूज करते हैं। तो इस तरह से लिखते हैं। कई बार हम लोग इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को सिंबल यूज करते हुए ऐसा भी यूज कर देते हैं, इस तरह से भी लिख देते हैं, ताकि आप लोगों को उन पर चार्ज जो है वो दिमाग में बैठा रहे। तो ऐसा भी लिख देते हैं समझाते हुए, नहीं तो सही तरीका इस तरह से उसको दर्शाने का। चलिए एग्जैक्ट इस पर यदि चार्ज देखेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। इस पर इतना ऋण आवेश लिख देंगे, उतना ही धनावेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इस पर आवेश शून्य। यदि हम इस तरह से लिख दें बिंदुवार, ये हमारा प्रतीक स्मॉल ई स्मॉल पी स्मॉल एन। उसके बाद इसमें खोज करते हैं, यदि हम आप का लिस्ट इस तरह से बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का फंक्शन गोल्डस्टीन और ये जेम्स चैडविक। द्रव्यमान देखेंगे, द्रव्यमान यदि हम केजी में देखेंगे तो 9.1 इंटू 10⁻⁻9 केजी है। इसका होता है 1.6673 इंटू 10⁻⁻27 केजी। ये एग्जैक्ट अभी लिख रहे हैं, एग्जैक्ट थोड़ा सा अंतर बताना है। इसका देखेंगे तो 1.675 इंटू 10⁻⁻27 केजी। देखिए दशमलव के बाद तीसरे स्थान में अंतर है, हल्का सा भारी है न्यूट्रॉन। तीसरे स्थान यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5। AMU में इसको निकालते हैं, इसका द्रव्यमान AMU में इसका निकल के आता है 0.00549 AMU होता है। इसको हम याद रखने का तरीका आप चाहेंगे तो इसको लिख सकते हैं 0.00055। इसके बाद इसका होता है 1.007 लिख देते हैं इसको। इसका AMU में हमारा होता है AMU में यूनिट 1.007 और इसको लिख दिया जाता है 1.008 AMU, जो अप्रॉक्सीमेटली इसका वैल्यू जो है नेग्लिजिबल है, 1 की तुलना में 0 है। सामान्य द्रव्यमान के रूप में जब हम कैलकुलेशन में लिखते हैं तो इसको 0 मान लेते हैं। नेग्लिजिबल मास है इसका, इसको हम लोग 1 मान लेते हैं और इसको भी 1 मान लेते हैं। हाइड्रोजन के साथ इसका तुलना करके बताया गया है तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो हाइड्रोजन के बराबर है, हाइड्रोजन के बराबर। ठीक है, इसका हाइड्रोजन का भी कई द्रव्यमान होता है, इसका भी कई द्रव्यमान, और इससे ये 1836 गुना कम होता है। अर्थात हाइड्रोजन का 1836वां भाग होता है, या 1/, लिख दो इसको 1/, लिख देते हैं। तो ये प्रोटॉन की तुलना में 1836वां भाग होता है इसका द्रव्यमान। प्रोटॉन की 1 तो उसका 1 का 1836वां भाग करोगे तो जितना आएगा वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। और ये थोड़ा सा भारी, तो हाइड्रोजन से 1836वां भाग ये होता है। तो तीनों कण में देखेंगे तो सबसे भारी कण होता है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बता, 0 है और इकाई द्रव्यमान है। प्रोटॉन का द्रव्यमान इकाई है और आवेश धन है। जब एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को यदि आप मिला दोगे तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट चार्ज होने की वजह से दोनों एक दूसरे को जब चिपका देते हैं, जोड़ देते हैं, तो दोनों एक दूसरे के चार्ज को कैंसिल कर देते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। और ये क्या बन जाएगा, देखिए एक इलेक्ट्रॉन को जब एक प्रोटॉन के साथ मिला दिया जाए बिना प्रोटेक्शन के, दोनों को चिपका दिया जाए, तो देखिए दोनों एक दूसरे के चार्ज को कैंसिल कर देंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे और उसका द्रव्यमान इकाई हो जाएगा 0+1
तो वो एक न्यूट्रॉन बन जाएगा। कहने मतलब मिलाने से न्यूट्रॉन बनता है नहीं बोल रहे हैं, हम आपको एक लॉजिकली बता रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन जब फ्यूज हो जाएंगे तो एक उनका जो दोनों का एडिशन हो जाएगा वो एक न्यूट्रल पार्टिकल अर्थात न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूट्रॉन जैसे बन जाएंगे दोनों को मिला देंगे। तो इसीलिए इन दोनों को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, दोनों को मिलने नहीं दिया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे कि ये तीनों कण किस तरह से होते हैं। आज हम देख लेते हैं किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या की गणना कैसे करते हैं। उदासीन परमाणु में कैसे हम निकालेंगे और आयनिक परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए देखिए, जो इलेक्ट्रॉन और या प्रोटॉन की जो संख्या है वो दोनों की संख्या बराबर होता है, क्योंकि बेसिकली मूलतः जो परमाणु है वो उदासीन होता है। तो इसलिए परमाणु, उसी को परमाणु क्रमांक कह दिया गया। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एटॉमिक नंबर। एक बार एटॉमिक नंबर को रिवीजन कर देते हैं। एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ टोटल प्रोटॉन। देखिए हम लोग जल्दबाजी में लिखते लिखते ऐसा लिख देते हैं ताकि आपको इसका चार्ज भी पता चलता रहे और कौन सा कण है पता चले। तो परमाणु क्रमांक का मतलब होगा उसमें उतनी संख्या में इलेक्ट्रॉन है और उतनी ही संख्या में प्रोटॉन है। और एटॉमिक मास, एटॉमिक मास जब हमको बाद में पता चला कि वह न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के टोटल मास के बराबर होता है। इतना फिक्स है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या हो, वो जोड़ने से टोटल जो वजन आएगा वही उस परमाणु का AMU में या बाद में जब इसको ग्राम में बोल दिया गया तो उतना ग्राम उसका द्रव्यमान होता है। तो इसी से हम फार्मूला निकालेंगे परमाणु द्रव्यमान। एटॉमिक नंबर को Z से दर्शाते हैं, इसको Z लिखा जाता है, कैपिटल Z, और एटॉमिक मास को कैपिटल A लिखा जाता है। तो यहाँ से हमको एक फार्मूला हमको समझ लेना है, दिमाग बैठा लेना है कि Z इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों बराबर होते हैं। और A इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों की संख्या को जोड़ने को उसका मास बनता है। तो इसी दोनों फार्मूला से हम आपको अभी सिखा रहे हैं कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कैसे कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए ब्रोमीन, कैल्शियम का देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। 6, 12 ले लिए। चलिए 3 के इस तरह से हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फार्मूला हम लिख देते हैं संख्या का सूत्र हम क्या निकालेंगे। अभी हम लोग देखें कि जो द्रव्यमान होता है वो किसके बराबर होता है, द्रव्यमान बराबर न्यूट्रॉन की संख्या धन प्रोटॉन की संख्या। तो इसी को हम लोग रीअरेंज कर देते हैं तो एक फार्मूला मिल जाएगा बहुत सिंपल सा। न्यूट्रॉन की संख्या ये इधर माइनस हो जाएगा, तो द्रव्यमान में प्रोटॉन की संख्या को घटा दो तो न्यूट्रॉन की संख्या मिलेगी, इधर जाके माइनस हो जाएगा। इसी फार्मूला को हमने लिख दिया, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर द्रव्यमान ऋण प्रोटॉन की संख्या हो जाएगा। द्रव्यमान ऋण प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या। ये एक फार्मूला आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। इसी फार्मूला का यूज करके हम लोग यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या को निकालते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पर ब्रोमीन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखिए ये, अच्छा इसको भी थोड़ा बता दूं मैं, ये जो किसी भी एलिमेंट में क्रमांक व द्रव्यमान को इस तरह से लिखा जाता है। ऐसा है, कोई एलिमेंट है, जैसे कोई भी एलिमेंट है X, तो नीचे में लिखा जाता है उसको, उसका क्रमांक होता है Z, और ऊपर में लिखा जाता है उसका द्रव्यमान को। नीचे क्रमांक है, द्रव्यमान, इस तरह से नीचे साइड में क्रमांक रहेगा, ऊपर में द्रव्यमान रहेगा। ठीक है, ऐसा इसको लिख देंगे हमने
थोड़ा सा और क्रमांक नीचे में लिखाएगा, परमाणु संख्या और द्रव्यमान ऊपर में लिखाएगा। ये सिंबल यूज किया जाता है। तो कुछ किताबों में ऐसा भी होता है, यहाँ पर क्रमांक लिखाएगा और यहाँ पर द्रव्यमान भी लिख सकते हैं, या ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है, यहाँ पे क्रमांक और यहाँ पर द्रव्यमान, या ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, यहाँ पे क्रमांक और यहाँ पर द्रव्यमान, लेकिन ज़्यादातर ये यूज होता है। तो इस तरह से 1 2 3 4 तरीके से लिख सकते हैं। सब में कॉमन चीज़ क्या आ रहा है, हमारा नीचे की ओर हमारा हमेशा उसका परमाणु का क्रमांक रहेगा और ऊपरी साइड में हमेशा द्रव्यमान रहेगा, ये चीज़ है। और ये ज़्यादातर यूज होता है, इस तरीके से लिखे जाते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग। ये हो गया परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक का अर्थ ही होता है उतनी संख्या में इलेक्ट्रॉन होंगे और उतनी ही संख्या में प्रोटॉन होंगे। कब? जब वह उदासीन है। एक चीज़ को ध्यान रखना भी है, उदासीन तत्वों के लिए हम लोग इसको कर रहे हैं। आयनित होने से थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। तो यहाँ पर उतनी ही संख्या में इलेक्ट्रॉन है, मतलब 35 इलेक्ट्रॉन है, उतनी ही संख्या में प्रोटॉन है, क्योंकि ये उदासीन कण की हम बात कर रहे हैं। अब न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? द्रव्यमान ऋण प्रोटॉन की संख्या। ये देखो द्रव्यमान कितना है इसमें हमारा 80 और इसमें 35, तो कितना आ जाएगा 10 5 हो जाएगा 7 में 3 घट गया तो 4 45, ये निकल के आएगा न्यूट्रॉन। इस तरह से निकालेंगे। इसमें वही करेंगे, जितना यहाँ दिख रहा है क्रमांक में उतना ही वो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, उतना ही प्रोटॉन की संख्या है जब कण उदासीन है तब। अब उसके बाद इसमें इसको घटा दो, 40 ऋण 20 कर देंगे तो 20 न्यूट्रॉन की संख्या मिल गया। इसी तरह से इसमें करेंगे। देखिए तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है और 12 ऋण 6 तो 6 न्यूट्रॉन है। तो ऐसा बहुत सारे तत्वों में ऐसे भी देखने को मिलते हैं, तीनों की संख्या बराबर आ जाता है। हर बार आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये बहुत ही सिंपल सा गुण आपको घटा करके निकाल देना है और देख लेना है। तो ये इसमें ज़्यादा समय न लेते हुए हम अब आयनिक कणों पर आते हैं, उसमें समझना ज़्यादा जरूरी है। ऐसा लिख दिए, क्रमांक और द्रव्यमान नहीं भी दिया रहेगा तो हम आपको उसको याद करके लिखना है। खाली एग्जाम में आ जाता है क्लोराइड आयन, एक्टिव आयन है, तो वो उस पर कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन। कुछ एग्जाम्पल हम लोग ले लिए हैं कि ऐसा जब आयनिक हो जाते हैं तब उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो एक चीज़ पहले समझ लीजिए, किसी भी परमाणु में से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उस पर धनावेश आ जाता है। बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे लोग, क्यों धनावेश आता है। जैसे 5 प्रोटॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है किसी परमाणु पर, 5 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें निकल गया, तो अब प्रोटॉन की संख्या तो कम नहीं हुई है। 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उतने ही संख्या में प्रोटॉन का धनावेश उभर के आता है उस परमाणु के ऊपर, उसी को हम लोग लिखते हैं। और यदि ऋण आयन लिखे हैं तो ऋण आयन का मतलब है उतने ही संख्या में इलेक्ट्रॉन एडिशनली उसके अंदर आ गए हैं, उसने एब्जॉर्ब कर लिया है, खींच लिया है। चूँकि इलेक्ट्रॉन अपने साथ ऋण आवेश लेकर के आता है, तो किसी परमाणु के ऊपर आप जितना भी ऋण आवेश देखेंगे, ऋण चिन्ह देखेंगे, उतनी संख्या में उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। और यदि धन आवेश देखेंगे तो उतनी संख्या में इलेक्ट्रॉन निकल गया है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा, प्रोटॉन अपनी जगह में उतना ही रहेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन में कमी होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होता है। यदि बढ़ जाएगा तो उतनी संख्या में ऋण आयन हो जाएगा, यदि कम होगा तो उतनी संख्या में धन आयन होगा। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर देखेंगे तो फ्लोरीन में से एक ऋण आयन दिख रहा है, जिसको हम लोग क्लोराइड आयन बोलते हैं। तो इसका अर्थ है यह एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लिया, कहीं से खींच लिया है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब लिखेंगे तो 9 + 1 हो जाएगा 10, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 10। प्रोटॉन की संख्या वही के वही 9 रहेगा, प्रोटॉन ना तो बढ़े हैं ना तो घटे हैं। अब न्यूट्रॉन की संख्या जब निकालेंगे तो द्रव्यमान में प्रोटॉन की संख्या घटा दो, 19 ऋण 9 तो कितना आ गया 10। तो देखिए क्लोराइड आयन में 10 इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और 9 प्रोटॉन। इसी तरह से इसका एन लिख डाले हैं, इसको सोडियम लिखना है अपने को। ये देखिए सोडियम
पर धन आयन है। तो यहाँ पर देखेंगे सोडियम में धन आयन होने का मतलब वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है। तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से जो उसके बराबर वाला जो प्रोटॉन था उसका धनावेश अब उभर के आ रहा है, तो एक धनावेश दिख रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या लिखेंगे हम लोग, 11 में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो आ गया इसमें 10 इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गया 10। प्रोटॉन वही को वही 11 के 11 रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। और उसके बाद न्यूट्रॉन को देखिए इसमें से घटा दीजिए, 23 में 11 घटा देंगे तो कितना मिलेगा, 3 में से 1 गया तो 2 और इसमें से 1 गया तो 1, 12 न्यूट्रॉन होंगे। इसमें देखिए 2 ऋण आयन मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन उसने एब्जॉर्ब कर लिया है, खींच लिया है। तो 8 इलेक्ट्रॉन उसके मूल परमाणु में थे और 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो हो गया 10 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए टोटल। अब 10 इलेक्ट्रॉन हो जाने के बाद प्रोटॉन की संख्या 8 के 8 ही रहेगी, प्रोटॉन में ना वृद्धि हुआ है ना कमी हुआ है। द्रव्यमान 16 में से 8 घटा देंगे तो हमको मिल जाता है 8। 16 में प्रोटॉन की संख्या घटा दीजिए तो हमको मिल जाएगा 8। यहाँ पर देखिए 3 धन आयन मतलब 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए, क्योंकि मूलतः 13 इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाने की वजह से 10 इलेक्ट्रॉन बचा है और 13 प्रोटॉन की संख्या में कोई बदलाव नहीं आया है। अब 27 में से 13 घटा देंगे तो हमको इस तरीके से हमने आज ये सीखा कि 3 मूलभूत कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मूलभूत कण कहा जाता है, बेसिक पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल कहा जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। आगे हम लोग देखेंगे आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो न्यूट्रॉनिक और आइसोटर्स, इन पर हम लोग देखेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।